प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आज सुनिए तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दीवार में रास्ता। हिंदी साहित्य की एक सशक्त धारा के रूप में उभरा प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य अब बहुत चाव से पढ़ा और सुना जाता है। प्रस्तुत है तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दीवार में रास्ता। छोटी जान आजमगढ़ आ रही हैं। मोहसिन को महसूस हुआ कि अब दीवार में रास्ता बनाना संभव हो सकता है। भावज ने पोपले मुंह से पूछ ही लिया, अरे कब आ रही है? क्या अकेली आ रही है या जमाई राजा भी साथ होंगे? सलमान मियाँ को देखे तो एक ज़माना हो गया है। वैसे मरी ने आने के लिए चुना भी तो रमज़ान का महीना। भावज की आंखों के कोर भीग गए। रात को सकीना ने अपनी परेशानी मोहसिन के सामने रख दी। सुनिए जी, क्यों आ रही हैं छोटी जान? अचानक 50 साल बाद क्यों हमारी याद आ गई? कुछ साफ तो मुझे भी नहीं पता। सुनने में आ रहा है कि छोटी जान इंग्लैंड में बड़ी सियासी शख्सियत बन गई हैं, शायद MP हो गई हैं। शहर वालों ने इज्जत देने के लिए बुलाया है, मगर उनके आने में तो अभी देर है। पता नहीं क्यों मेरा तो दिल डोल रहा है। घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मोहसिन की आंखों से भी नींद गायब है। बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर आ गया है। उसके पीछे सकीना की प्रश्न पूछती आंखों की जोड़ी भी साथ आ गई है। गोल बरामदे तक चला आया है। कभी शाही शान और शौकत वाला गोल बरामदा आज भुतहा एहसास दे रहा है, खंडहर सा लग रहा है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अपने खेतों पर निगाह डालता है। कितने वर्ष बीत गए हैं, कितने दशक। उसके हालात क्यों नहीं बदलते? इतने बड़े घर और इतनी ज़मीन का मालिक इस गरीब की ज़िंदगी जीने को क्यों अभिशप्त है? अभिशप्त तो ये सारी प्रॉपर्टी ही लगती है। बस पैसे डाले जाओ, जितने चाहे डाले जाओ, लेकिन कहीं कोई बदलाव आने वाला नहीं। प्रॉपर्टी तो खंडहर बनती जा रही है। अब तो ठाकुरों ने प्रॉपर्टी के भीतर आने का रास्ता तक बंद कर दिया है। इस मुल्क में गरीब का और ज़्यादा साथ देने वाला कोई नहीं। फिर ऊपर से अगर गरीब मुसलमान भी हो तो। छोटी जान कितने वक्त के लिए आ रही होंगी? क्या उनको पहचान भी पाएगा मोहसिन? उनका आज इस जायदाद से क्या रिश्ता हो सकता है? उनके बाकी भाई बहन तो यहाँ ज़्यादा रहे भी नहीं। बस उनका बचपन ही तो बीता है इस घर में, दरिया महल में। क्या छोटी जान को आज भी लगाव होगा इस घर से? सकीना भी न जाने क्या क्या सोचती रहती है। आवाज़ें पीछा नहीं छोड़ती हैं। आवाज़ें कभी कभी सवाल बन जाती हैं तो कभी आईना बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। मोहसिन को ये आवाज़ें कभी भी कहीं से भी सुनाई देने लगती हैं। क्या कारण है कि इतनी बड़ी जायदाद का अकेला रखवाला समाज में अपना कोई स्थान नहीं बना पाया, जबकि इसी प्रॉपर्टी की दूसरी तरफ रहने वाली संध्या ठाकुर सियासत में अहम स्थान बनाए हुए हैं। उनका पति जनार्दन ठाकुर जाना माना डॉक्टर है। उनसे मुकाबला भी तो नहीं कर सकता। अगर सब कुछ बेच बाच दे तो कहीं 3 बेडरूम का सुंदर सा घर लेकर अपने परिवार को रख सकता है, सुख दे सकता है अपनी औलाद को, बीवी को और बूढ़ी माँ को। अचानक मेढक टर्राने लगा है। झींगुर की आवाज़ भी साथ में शामिल हो गई है। नींद नहीं आ रही ना? सकीना आकर खड़ी हुई है। बस छोटी जान के बारे में सोच रहा था। आज तो अम्मा भी बहुत बेचैन है। उन्होंने ही तो छोटी जान को बचपन में पाला था। आज बहुत भावुक हो रही हैं। बस कहे जा रही हैं कि अल्लाह ताला छोटी जान के आने तक उन्हें सेहत बख्श दें। उनको देखे बिना तो जन्नत भी नहीं जाना चाहती। कल पता करता हूँ कि आखिर आने का सबब क्या है। सोचता हूँ कि इम्तियाज़ भाई से कुवैत में बात कर लूँ, शायद उनसे कोई बातचीत हुई हो। मेरा ख्याल है कि आप सीधे लंदन फ़ोन घुमाइए, चाहे तो मोबाइल से ही कर लीजिए। इन लोगों के आने की खबर से मुझे न जाने क्यों बेचैनी हो रही है। बेचैनी किस बात की? मोहसिन के माथे पर भी विचारों की धार अपना घर बनाती जा रही थी। ये लोग हमसे प्रॉपर्टी वापस तो नहीं मांग सकते ना? मीना की आवाज़ में भय ने अपना चेहरा दिखा ही दिया। अरे नहीं, हमारे पास पक्के कागज़ हैं और फिर अब तो ये लोग पाकिस्तानी हो गए हैं। यहाँ भारत में इनका किसी चीज़ पर कोई हक नहीं रह गया। हमारे दादा हुजूर ने बाकायदा पेमेंट करके ख़रीदा है दरिया महल। अब ये सिर्फ हमारा है। अम्मा तो कुछ और ही कहती हैं। वे तो इन लोगों का एहसान मानते नहीं थकती। अपनी फुफिया सास को हमेशा अपनी नमाज में दुआएं देती हैं कि हमारे जीने और रहने का पक्का इंतज़ाम कर गई।
अरे अम्मा की भली कही, वे बूढ़ी हो चली हैं, उनकी याददाश्त भी उनकी तरह बुढ़ा रही है। फिर भी पता कीजिए कितने दिन के लिए आ रही हैं, उनका प्रोग्राम क्या है। कहते कहते सकीना मोहसिन के और निकट आ खड़ी होती। ली हवा में सकीना के बदन की महक मोहसिन की सांसों में तनाव उत्पन्न करना शुरू कर देती है। मोहसिन के जीवन से रोमांस जैसे गायब ही हो चुका है। एक बेटी और 2 बेटों के जन्म के बाद से जीवन केवल जिम्मेदारियों का पुलिंदा बन गया है। आज अचानक सकीना के बदन की महक को बाहों में भर लेने को जी चाहा है। चांदनी रात में हल्की फुहारों के बीच सांवली सकीना ने दिल के तारों को झंकृत कर दिया है। मोहसिन अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अपने टेंशन को सकीना के बदन में गहरे उतार देने को बेचैन हो रहा है। सकीना कसमसा रही है, मोहसिन की बाहों की गर्मी में पिघलती जा रही है। सुबह अपने साथ एक फिर वही सवाल ले आई है। उलझने सुलझाने का प्रयत्न करता है मोहसिन। काश छोटी जान अपना सियासी सुलूक यहाँ इस्तेमाल कर सकें। क्या इंग्लैंड के सियासतदान के रुतबे से संध्या ठाकुर प्रभावित हो सकती है? संध्या ठाकुर की पहुँच तो यूपी की सत्ता के गलियारों में खासी अंदर तक है। स्थानीय बीजेपी की बड़ी लीडर है। भला सीधा साधा मोहसिन उससे पार पाए भी तो कैसे? लड़ाई तो दादा हुजूर और संध्या ठाकुर के ससुर के ज़माने से चली आ रही है। अब्बा जान ने अगर ठाकुरों से सुलह कर ली होती तो हमारी ज़िंदगी तो बेहतर हो जाती। कोर्ट कचहरी भला किसी के सगे हुए हैं क्या? बड़े भाई तो ऐसे कुवैत गए कि मुड़कर पीछे नहीं देखा। मोहसिन अकेला ही कोर्ट कचहरी से जूझता फिर रहा है। ठाकुर परिवार से लोहा लेना कोई आसान काम भी नहीं रहा। छोटी अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मोहसिन अकेला ठाकुर परिवार से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। खगेंद्र ठाकुर स्वयं अपने ज़माने के बड़े सर्जन थे। उनके बेटे जनार्दन और निरंजन भी डॉक्टर ही हैं। बड़े लोगों से लड़ाई ने मोहसिन को बहुत छोटा बना दिया है। मुस्तफ़ा साहब ने तो बुलवा भी भेजा था। क्यों मोहसिन मियाँ, कैसी छन रही है? जी आप तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब तो ठाकुरों ने दरिया महल तक पहुंचने के रास्ते तक बंद करवा दिए हैं। भला कौन सा कानून इस बात की इजाज़त देता है? लेकिन कानून भी तो अमीर आदमी की भैंस है, उसी के हिसाब से करवट लेता है। मियाँ दिल ना छोटा करें, हम अगली मजलिस में आपका केस रखवा देते हैं। इन ठाकुरों से मुझे भी कई हिसाब तय करने हैं। संध्या ठाकुर चुनाव लड़ने के चक्कर में है। चलो छोड़ो, बात तुम्हारी प्रॉपर्टी में दाखिल होने की हो रही थी। बोलो, अब की ठाकुरों ने क्या नई चाल चली है? अब तो उन्होंने शराफत की सभी हदें पार कर दी हैं। हमारी दिक्कत ये है कि कोर्ट से जब जब हमारे हक़ में कोई फ़ैसला बनता है, ठाकुर कोई ना कोई ऐसी चाल चल देते हैं कि लगता है जैसे फ़ैसला उनके हक़ में हुआ हो। पहेलियाँ तो बुझाइए मत मोहसिन मियाँ, अंदर की बात बताइए। ठाकुरों ने हमारे घर में घुसने वाले रास्ते पर पक्की दीवार खड़ी कर दी है। हमें अपने ही घर में दाखिल होने के लिए कच्चे रास्ते का 2 मील का रास्ता तय करना पड़ता है। अब आपको तो मालूम है कि हमारी अम्मा कितनी बूढ़ी हैं, उन्हें आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हमारी बेगम को भी परेशानी होती है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए 1.5-2 मील की एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ जाती है। हम तो अपने ही घर में कैदी हो गए हैं। यार, तुम्हें प्रॉपर्टी बेच क्यों नहीं देते? कहो तो हम ही खरीद लेते हैं। मोहसिन ये सुनकर कुछ कसमसाया। अरे भाई, अगर ये मंजूर नहीं तो मजलिस के नाम कर दो। खुद किसी ठीक ठाक घर में रहो, अपना परिवार पालो। ये खेती तुम्हारे बस का काम नहीं है। मोहसिन अचानक खड़ा हो जाता है, मुस्तफ़ा साहब की तरफ देखता है। भाईजान की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, वे तो कुवैत में बैठे हैं। मोहसिन ने अपने कुर्ते के कफ को कुछ यूं कसकर पकड़ा लिया कि जैसे प्रॉपर्टी उसी के कफ के कास में से निकलकर मुस्तफ़ा साहब तक पहुंचने वाली है। एक बात बताओ मोहसिन मियाँ, आप ठाकुर से सीधे सीधे भिड़ क्यों नहीं जाते? बिना जिहाद किए कभी कुछ हासिल हुआ है क्या? मालिक, हमारा उनसे क्या मुकाबला। संध्या ठाकुर बड़ी नेता हैं, औरतों की रहनुमा हैं, उनके खाविंद बड़े डॉक्टर हैं, दबदबा है उन लोगों का। भला हमारी क्या औकात है? सुनिए मोहसिन मियाँ, बस एक बार भिड़ जाइए, अल्लाह कसम आग लगा देंगे शहर में। समझ क्या रखा इन ठाकुरों ने? रजवाड़े वाले दिन लद गए, आज का मुसलमान दबने को तैयार नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन हमारे साथ है। आप शुरुआत करिए, हल्ला हम बोल देंगे। डरा सहमा मोहसिन वापस घर आ गया। जलते हुए शहर के बारे में सोचकर ही डर गया। उसकी बीमारी हल्का सा बुखार है और मुस्तफ़ा साहब ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं। अगले हफ्ते फिर से कोर्ट के ऑर्डर आने की उम्मीद है।
पिछले बार अम्मा को भी ले गया था कोर्ट में, उस बार तो जज भी मुसलमान था। अच्छा सा नाम था, फैसला मोहसिन के ही हक में हुआ था। ये कैसी व्यवस्था है, कैसा निज़ाम है, गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं। जज तो मोहसिन को डांट भी रहा था, अरे क्या मार ही डालोगे अपनी अम्मा को, इतनी बूढ़ी औरत को कचहरी में लाने की ज़रूरत क्या थी। मन में कहीं उम्मीद थी कि शायद यही तरकीब काम कर जाए। जज ने तो ऑर्डर भी कर दिया था कि रास्ता खोल देना चाहिए, दीवार तोड़ देनी चाहिए, लेकिन दीवारें तोड़ना क्या इतना ही आसान है। जज के आदेश को कार्यान्वित करने वाले भी तो होने चाहिए, वे सब तो संध्या ठाकुर की मुट्ठी में हैं। संध्या ठाकुर कहने को तो महिलाओं की हिमायती हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ती हैं, फिर मोहसिन की बूढ़ी अम्मा और पत्नी की दुर्दशा उनकी आंखों से कैसे छिपी रह पाती है। भावज को छोटी जान के आने की सबसे अधिक प्रतीक्षा है, या यूं कहा जाए कि उनकी प्रतीक्षा निस्वार्थ है, वे केवल अपनी बिट्टो की प्रतीक्षा कर रही हैं। अरे मोहसिन, तेरी बात लंदन हुई क्या, कब आ रही है मेरी बिट्टो। क्या बताऊं तुम्हें, मरी जब छोटी थी तो आम के पेड़ पर चढ़ जाया करे थी, कच्ची कैरी की तो बड़ी चटोरी थी। बड़े बच्चे तो सभी हॉस्टलों में रहकर पढ़े, एक यही थी जो मेरे हाथ से पली, रोज़ाना डांट खावे थी। आरी सकीना, तुझे एक बात बताती हूँ, यहाँ घर में शक्कर रखने का एक बहुत बड़ा सा ड्रम हुआ करता था, आदम कद से भी बड़ा। बिट्टो को शक्कर खाने का बहुत शौक था, ना जाने कैसे चढ़ी उस ड्रम पर और धड़ाम से अंदर छलांग लगा गई। पहले तो मज़े से शक्कर खाती रही, जब जी भर गया तो बाहर निकलने की सोची। अब इतने ऊंचे ड्रम पर वापस चढ़े कैसे, जितनी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे उतने ही पाँव शक्कर में धंसे जाएं। डर के मारे किसी को आवाज़ भी नहीं दे पा रही थी, घबरा गई, रुआंसी होकर वहीं सो गई। घर में ढूंढ मच गई, सब उसे ढूंढ रहे थे, न कहीं दिखाई दे न कहीं सुनाई दे। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, भावज मुझे निकालो। मैं हैरान कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। आवाज़ शर्तिया बिट्टो की ही थी। अरे कितनी मुश्किलों से मरी को उस ड्रम में से निकाला, फिर जो उसकी जमकर पिटाई हुई है, फूफी जान उसे मारे जाएं और मैं उसके बदन को ढके जाऊं, मुझे ही कितने थप्पड़ पड़ गए। मजाल है उसमें ज़रा भी बदलाव आ जाए। सारा दिन खुराफातें सूझती थीं उसको, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमती, बड़े पुल के नीचे जा छुपती। मरी को सभी खेल लड़कों वाले पसंद थे। उसके दोस्तों की फहरिस्त भी कमाल की थी। रामदीन धोबी का बेटा, शंभू माली का बेटा और रसोइये का बेटा तो उसका खास दोस्त था, और फिर पढ़ी भी तो यहीं के सरकारी स्कूल में, इसीलिए बाकी भाई बहनों की तरह अंग्रेज़ नहीं बन पाई। मगर मेरी बिट्टो पहुंच गई इंग्लिस्तान। इतनी चाह थी कि उसकी डोली दरिया महल से उठती, इस घर की दीवारों तक से जुड़ी थी मेरी बिट्टो, लेकिन शादी के लिए तो उसे सरहद पार जाना पड़ा। सकीना को आजकल अम्मा की भावनाएं रोज़ाना सुननी पड़ती हैं। उसने स्वयं तो छोटी जान को कभी देखा तक नहीं, भला उन्हें छोटी जान क्यों कहा जाता है ये तक तो उसे मालूम नहीं। वो बस उतना ही जानती है जो उसकी सास उसे बता देती हैं। उसकी सास ने दरिया महल के शाही ठाट भी देखे हैं और आज की गरीबी भी। छोटी जान के आने से उनके अपने जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, बस यही सोचती रहती है। फिर अपने घर की तरफ देखती है, क्या छोटी जान इस घर में एक रात भी बिता पाएंगी, बिना एयर कंडीशन के कहाँ सो पाएंगी वे। छोटी जान आकर रहेंगी कहाँ, उनका मेज़बान कौन होगा, क्या वे पहले हमें मिलने आएंगी या फिर कहीं ठहर कर हमें वहाँ बुलाएंगी। शहर में कोई बड़ा होटल तो है नहीं, शायद शिबली कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलवाया होगा, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की मेहमान भी हो सकती हैं। एक तो मोहसिन भी ठस के ठस बैठे रहते हैं, अभी तक तो कुवैत भी फ़ोन नहीं किया। बस छोटी जान हमारा एक काम करवा दें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, बस हमारा रास्ता खुलवा दें, दीवार में एक रास्ता बनवा दें, संध्या ठाकुर शायद उनकी बात सुन लें। मोहसिन स्वयं परेशान है, अगर छोटी जान 2-4 दिन रुकती हैं तो उनको रखा कहाँ जाएगा। दिक्कत तो ये है कि सलमान मियाँ भी साथ होंगे। अब छोटी जान तो फिर भी घर की हैं, मगर फूफा जान के सामने तो इज्जत बचा कर रखनी ही होगी। वैसे अगर छोटी जान एक मीटिंग संध्या ठाकुर के साथ करवा दे तो मामला सुलझ भी सकता है। अगर अब्बा हुजूर ने डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर से कोई समझौता कर लिया होता तो मामला इतना पेचीदा न बनता। सकीना की अलग समस्या है। अम्मा, ये छोटी जान का हमसे क्या रिश्ता लगता है, आप कहती हैं कि आपने निपाला है, मोहसिन कुछ और लंबा सा रिश्ता बताते हैं, आखिर वे हमारी लगती क्या हैं।
वो क्या है बहू रानी, ये जो दरिया महल है इसके मालिक थे डॉक्टर अमानुल्लाह। उनकी बेगम के जो सगे भाई थे वे मोहसिन के दादा थे। छोटी जान डॉक्टर अमानुल्लाह की 13वीं औलाद हैं। उनकी मौत के वक्त छोटी जान बस 2 साल की रही होंगी। अब फूफी जान के जिम्मे तो सारे काम आन पड़े। वे ही कचहरी संभालती थीं और वे ही खेती। तो ऐसे में छोटी जान की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर आन पड़ी। जब तक वो आजमगढ़ में रहीं उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल मैं ही रखती थी। बिट्टो को दूध पीने में बहुत दिक्कत होती थी। दूध पीने के बाद हमेशा उनके पेट में दर्द होता था। बहुत चिल्लाती थी। फूफी जान को कभी समझ नहीं आता था कि उसे दूध पचता नहीं है। वो मरी अंग्रेजी में क्या बोले हैं, उसे एलर्जी है दूध से। मेरे तो पीछे पड़ी रहती थी, कहती थी भावज आप इतना हंसती क्यों हैं। फिर ठंडी सांस लेकर बोली, अब तो हंसे हुए भी एक ज़माना हो गया है। भावज का पोपला मुंह एक बार फिर यादों में खो गया। चाहत सकीना की भी एक ही है कि छोटी जान एक बार संध्या ठाकुर से मिलकर दीवार में से रास्ता खुलवा दें। जवान लड़की को खेतों में से होकर वक्त बेवक्त जाना पड़ता है, कहीं कोई अनहोनी न घट जाए। पति पर भी झुंझलाहट हो रही है कि अभी तक लंदन फ़ोन पर बात नहीं की है। मोहसिन बिना बात किए ही सपने देखे जा रहा है। सलमान मियाँ खुद भी तो इतने बड़े बैंकर हैं। छोटी जान और सलमान मियाँ से घर की मरम्मत के लिए भी तो बात की जा सकती है। अगर एक कमरा और पक्का बनवा लिया जाए तो नई बैठक सज सकती है, मगर फ़िलहाल जो बैठक है उसमें भी तो कोई फर्नीचर नहीं है। वैसे भी तो ईद के अलावा घर में आता ही कौन है। बस ईद से पहले टेंट वाले से फर्नीचर किराए पर ले लिया जाता है। हफ्ते भर की अय्याशी के बाद फर्नीचर वापस हो जाता है। पिछली ईद पर तो कोई भी मेहमान घर तक नहीं पहुंच पाया। लोग साफ कहने लगे हैं कि कौन खेतों में से होकर आए। मोहसिन मियाँ आप लोग ही हमारे यहाँ आ जाया करिए। आज ज़रूर छोटी जान को फ़ोन करेगा, मोहसिन ने निर्णय ले लिया। फ़ोन भी तो अजीब किस्म की चीज़ है, उस पर मोबाइल का तो कहना ही क्या, कभी भी कहीं भी बज उठता है। मोहसिन भी अपने बजाज चेतक स्कूटर पर घर से निकला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। देश में मोटरसाइकिल क्रांति आ जाने के बावजूद मोहसिन अपने पुराने दोपहिए को जोते जा रहा है। स्कूटर रोका, मोबाइल पर एक अनजान नंबर उभरते देखा। माथे पर सिलवटें पड़ी। हेलो। एकाएक आवाज़ में तेज़ी आ गई। अरे छोटी जान कैसी हैं आप, कब आने का पक्का किया है? फूफा मियाँ भी साथ आ रहे हैं ना? जब तक बात खत्म हुई मोहसिन तनाव के मारे पसीने पसीने हो रहा था। अब उसमें स्कूटर चलाने की ताकत शायद नहीं बची थी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी साजिश है? क्या दीवार में रास्ता बनने के बजाय दीवार और ऊंची उठा दी जाएगी? सकीना को कैसा लगेगा? अम्मा क्या सोचेंगी? ये हुआ कैसे? अल्लाह मियाँ कैसे कैसे इम्तहान लेते हैं। क्या पूरे आजमगढ़ में एक भी मुसलमान इस काबिल नहीं था जो छोटी जान का मेज़बान बन पाता? 3 महीने पहले जब एक शूटर ने अपनी मोटरसाइकिल से मोहसिन पर गोली चलाई थी, उससे तो बच निकला था मोहसिन, मगर इस समाचार की मार से कैसे बचा पाएगा अपने आप को? सकीना को बताता हूँ, अल्लाह भी कैसे कैसे मजाक करता है गरीब बंदों के साथ। सकीना को तो मोहसिन थोड़ा खिसका हुआ लगा। भला छोटी जान ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये कैसी राजनीति है? छोटी जान की मेजबान संध्या ठाकुर? ये नहीं हो सकता। भला संध्या ठाकुर ने ये क्या प्रपंच रचा है? अल्लाह की मार पड़ेगी उस पर। बोली क्या छोटी जान? वो बोली कि कोई संध्या ठाकुर हैं जिन्होंने उन्हें बुलाया है, बस एक रात के लिए आ रही हैं। बनारस से आजमगढ़ इनोवा वैन से आएंगी। साथ में फूफा जान तो हैं ही, 2 हिंदू जर्नलिस्ट भी हैं। पहले अपने स्कूल जाएंगी, वहाँ से हमारे घर आकर दोपहर का खाना खाएंगी। फिर नेहरू हॉल में उनका पब्लिक रिसेप्शन है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है और रात का डिनर संध्या ठाकुर के घर। वैसे शाम को ही डीएम के साथ चाय भी है। दोपहर का खाना हमारे घर? या अल्लाह, रोज़ा नहीं रखती हैं क्या? बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। फिर उम्र भी तो खासी हो गई है, साथ में हिंदू जर्नलिस्ट भी हैं। 5 लोगों के खाने की बात कह रही हैं। अगले दिन कहाँ जा रही हैं? कहीं आसपास घूमने जा रही हैं क्या? सुनिए, क्या आपको डीएम के घर साथ चाय पर नहीं ले जा सकती? आप उनसे भी तो बातें कर सकते हैं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि संध्या ठाकुर से हमारे बारे में बात कब करेंगी। एक लंबी सी चुप्पी छा जाती है। पति पत्नी दोनों गहरे सोच में डूबे बैठे हैं। क्या छोटी जान को मालूम है कि संध्या ठाकुर का परिवार हमें कितना कष्ट दे रहा है? फिर वे ऐसा क्यों कर रही हैं? संध्या ठाकुर के गुंडों ने तो मुझ पर गोली भी चलाई थी। फिर क्या कारण हो सकता है?
अरे पगले, भला उस मासूम को क्या पता होगा कि संध्या ठाकुर ने ही हमारी ज़मीन हड़प रखी है। उसे तो ये भी नहीं मालूम होगा कि संध्या उन्हीं ठाकुरों की बहू है जिनको 47 में सरकार ने दरिया महल का हिस्सा दे दिया था। अगर शाहिद और जमाल 47 में पाकिस्तान न चले जाते तो ठाकुर दरिया महल के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकते थे। उन दोनों भाइयों ने किसी की नहीं सुनी। मेरी बिट्टो तो 67 तक भारत में रही, जब तक फूफी ने उसकी शादी कराची में नहीं कर दी। दरिया महल के साथ सबसे गहरी तो मेरी बिट्टू ही जुड़ी थी। यहाँ के चप्पे चप्पे से प्यार था उसको। उसे तो इलाहाबाद और बनारस से भी बहुत प्यार था। बहुत रोई थी जब उसकी शादी कराची में तय हो गई थी। मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता कि वो आजमगढ़ क्यों आ रही है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि दरिया महल अब उसका नहीं है, लेकिन दरिया महल उसके दिल में है, आत्मा में है। मुझे मालूम है यहाँ का हाल देखकर उसकी आंखों से खून के आंसू निकलेंगे। मैं जानती हूँ वो ठाकुरों से ज़रूर बात करेगी। अरे पगले, तूने क्या कभी बिट्टू को बताया है कि ठाकुरों के शूटर ने तुम पर गोली चलाई थी? और फिर अब दरिया महल तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बेचारी तो अपने बचपन को दोबारा जीने आ रही है, मेरे गले लगकर रोने आ रही है। तुम उसे अपने पचड़े में मत फंसाओ। मैंने तो सुना है कि जमाई राजा खासे सख्त आदमी हैं। ना मालूम बिट्टू कैसे गुजारा कर रही होगी। भावज अपनी कमज़ोर नज़र से पुराने चित्रों को इकट्ठा कर रही थीं। आज उनकी यादों का बांध टूट रहा था। यादें छन छन कर बाहर आ रही थीं। अरे छुटकी सी थी, वो पगला कासिम यहाँ आया करता था। दोनों बंसी लेकर निकल जाते थे मछली पकड़ने। ये छुटकी नदी किनारे मिट्टी से केचुए निकाल निकाल कर बंसी पर लगाकर कासिम को देती थी। दोनों घंटों मछली पकड़ते रहते। फिर बिट्टो मछली लाकर मुझे देती। गर्मी के मारे मुंह लाल हो जाता था उसका। मैं उसका मुंह धुलवाती थी और उसकी लाई मछली उसे फ्राई करके देती थी। कितने चाव से खाती थी मेरी बिट्टो। मुझे तो डर ही लगा रहता था कि कहीं कासिम को पागलपन का दौरा न पड़ जाए मछली पकड़ते पकड़ते। मगर मजाल है कि छटाक भर की छोकरी जरा भी डरे। बस 2 चोटियाँ बनवाती थी और उनमें लाल रिबन पहन लेती थी। सारे काम लड़कों वाले। मरी को चैन तो मिलता ही नहीं था। चोटें तो इतनी लगती थीं उसे कि बदन का कोई ना कोई हिस्सा तो फटहड़ रहता ही था। मगर प्यारी बहुत है मेरी बिट्टो, खुद ही देख लीजो। सकीना और मोहसिन ने कभी अम्मा को किसी के प्रति इतना भावुक होते नहीं देखा था। कभी उनकी आवाज़ गीली होती तो कभी आँखें। सकीना की समस्या सबसे अलग है। उसे ऐसे मेहमान की प्रतीक्षा करनी है जिसे कभी देखा नहीं, केवल सुन सुनकर किसी भी रिश्ते को कैसे महसूस करे। मोहसिन ने भी छोटी जान को कितना देखा होगा। छोटी जान तो 40 साल पहले शादी करके कराची चली गई थी। मोहसिन तो उस वक्त 10 साल के रहे होंगे। उनकी यादें भी कुछ खास गहरी नहीं होंगी, फिर भी छोटी जान का रुतबा है। उन्होंने विलायत में अपने लिए जगह बनाई है। कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में भी उनकी अच्छी पैठ है। शायद यहाँ हिंदुस्तान में भी उनकी चलती हो। एक तो मोहसिन भी सीधी बात करना नहीं जानते, इधर उधर की हाँकने लगते हैं। मूल मुद्दा कहीं गायब हो जाता है। क्या मुझे खुद छोटी जान से बात करनी चाहिए? मुझे तो छोटी जान का नाम भी ठीक से नहीं मालूम। आज अम्मा से पूछती हूँ। अम्मा भी तो उन्हें बिट्टो ही कहकर काम चला लेती हैं। लंदन से एक बार फिर फ़ोन आया है। 20 तारीख को आ रही है छोटी जान। 20 तारीख। सकीना का जन्मदिन 20 फरवरी, उसके पुत्र परवेज़ का जन्मदिन 20 नवंबर, मोहसिन और सकीना की शादी 20 मार्च, मोहसिन गोली से बाल बाल बचा 20 जुलाई और अब छोटी जान का आगमन 20 सितंबर। 20 तारीख का सकीना के जीवन में बहुत महत्व है। सुनिए, आप मौलवी जी से पूछिए कि छोटी जान का 20 तारीख को आना क्या अल्लाह की किसी खास मर्जी से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मौलवी साहब कुछ बता सकते हैं। वो रस्तोगी न्यूमरोलॉजिस्ट है, उससे बात करता हूँ। ये नंबरों और तारीखों के बारे में उसकी नॉलेज बेहतर है। हाँ, बात करके देखिए, शायद ये 20 तारीख हमारा काम बनवा दे। लेकिन छोटी जान ने कहा है कि उनके साथ 2 जर्नलिस्ट भी हैं। हमें कमरे में कुछ फर्नीचर तो रखवाना ही पड़ेगा। हाँ, 19 तारीख से 1 हफ्ते के लिए टेंट वाले से भाड़े पर ले लीजिए। एक तो सोफ़ा सेट ले लीजिए, 2 टेबल खाना लगाने के लिए, साथ में डोंगे, प्लेटें, कटलरी वगैरह। 12 लोगों के लिए ऑर्डर कर दीजिए। उस्मान मियाँ को कह दीजिए। 20 की दोपहर का खाना भी आफताब के रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देता हूँ। रहने दो जी, घर में सस्ता पड़ेगा। मैं तो तुम्हें आराम देने के ख्याल से कह रहा था, रोज़ा रखकर तुम्हें डबल मेहनत पड़ जाएगी। आप मेरी फ़िक्र छोड़िए। और फिर छोटी जान, तो आपने बताया कि लहसुन प्याज भी नहीं खाती।
बस एक डिश गोश्त की बना लूँगी और एक चिकन की, बाकी सब तो वेजिटेरियन ही बनाना है। अम्मा कह रही हैं कि अचारी करेले और अरहर की दाल तो वे ही बनाने वाली हैं। छोटी जान को बचपन में दोनों चीज़ें बहुत पसंद थीं। चलो फिर मीनू तुम ही तय कर लेना। ज़रा बच्चों को एक एक जोड़ा नया बनवा दीजिए। छोटी जान तो घर की हैं, मगर फूफा जान के सामने पुराने कपड़ों में कैसे दिखेंगे। वैसे भी ईद पर तो लेने ही हैं, थोड़े पहले ही ले लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तुम परेशान ना होना, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। पहले तो रस्तोगी से बात कर लेता हूँ, शायद ये 20 तारीख हमारी ज़िंदगी में एक नया रास्ता खोल दे, इंशाअल्लाह। इंतज़ार की घड़ियाँ भी अजीब होती हैं, कभी कटती नहीं और कभी धड़ाधड़ दौड़ती हैं। मोहसिन का जी चाह रहा है कि संध्या ठाकुर से जाकर पूछ ले कि 20 तारीख का पूरा प्रोग्राम क्या है। उहा पोह मची है और 20 तारीख का सवेरा भी हो गया है। सुबह के 8 बज गए हैं और मोहसिन के दिल में दुखी हो रही है। आज वो सुबह सुबह दीवार के पास तक चलकर आया है, दीवार को छू भी लिया है। दीवार के इस तरफ पलस्तर नहीं किया गया है, बस ईंटों में बेढप सा सीमेंट दिखाई दे रहा है। दीवार के दूसरी तरफ पूरी तरह से पलस्तर किया गया है। मोहसिन दीवार को ताके जा रहा है और मन ही मन दुआ कर रहा है, या अल्लाह, छोटी जान के हाथों में ऐसी बरकत बख्शना कि दीवार उनके हाथों से ही टूटे। 10 बज गए हैं। सकीना रसोई घर में काम किए जा रही है। आज गोश्त में ख़ास तौर पर चॉप्स मंगवाई गई हैं और चिकन मुगलई स्टाइल का बनाया गया है। भावज ने आज बरसों बाद किचन में कदम रखा है। वो मसालों के साथ साथ अपनी मोहब्बत भी उड़ेल रही हैं। वहीं से मोहसिन को आवाज़ भी दे रही हैं, अरे मोहसिन, पता तो लगाइयो कहाँ तक पहुँचा है काफ़िला मेहमानों का। मैं भी अजब अहमक हूँ, अपनी बिट्टों को ही मेहमान कहे जा रही हूँ। अरहर की दाल में जीरे का छौंक लगाकर उस पर हरा धनिया छिड़क रही हैं भावज। आम के अचार के मसाले से भरवा करेले बना रही हैं। सकीना ने मीठे के लिए बाज़ार से रसमलाई मंगवाई है तो घर में सिवैयाँ बनाई हैं। लगता है कि रमज़ान महीने के बीचों बीच अचानक चांद दिखने की उम्मीद में आज ही ईद मनाई जा रही हो। भावज के दिल का चांद तो आज दोपहर ही निकलने वाला है। मोहसिन का मोबाइल बज उठा है। काफिला बनारस से संध्या ठाकुर की बहन रूपा सिंह के घर से नाश्ता करके चल पड़ा है। मोहसिन परेशान है। पहले केवल संध्या ठाकुर उनके हक पर डाका डाल रही थी, अब उसकी बहन भी साथ जुट गई है। 1-1:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाएगा काफिला। मोहसिन से वहीं आने को कह दिया गया है ताकि वो उन्हें अपने घर ले जा सके। क्या संध्या ठाकुर की बहन से छोटी जान ने बात की होगी? सकीना बच्चों को नहाने को कह रही है। आज उन्हें नहाकर नए जोड़े कपड़े पहनने हैं। बच्चे खुश हैं, मगर फिर भी कुछ सहमे सहमे हैं। आज उनके घर एक अमीर रिश्तेदार आने वाला है। नीलोफर सलाद काटकर माँ का हाथ बटा रही है। अरशद और नवाब बर्तन धोकर पोंछ रहे हैं और मेज पर लगा रहे हैं। घर में सही तौर पर त्यौहार का माहौल है। अचानक घड़ी की सुइयाँ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी हैं। घड़ियाँ प्रतीक्षा की जो हैं। मोहसिन सोच में डूबा है। उसने आज छोटी जान को दिखाने के लिए ट्रैक्टर किराए पर ले रखा है। एक टोयोटा क्वालिस भी मंगा ली है। ड्राइवर नहीं बुलाया, खुद ही चलाएगा। दोनों बेटे बार बार क्वालिस को छूकर देख रहे हैं। मोहसिन ने अपने बाल भी एक दिन पहले ही रंग लिए हैं, मूँछों को भी काला किया है। 12:30 बज गए हैं, यानी कि काफिला किसी भी पल राजकीय उच्चतर कन्या विद्यालय तक पहुंच जाएगा। सोचते ही मोहसिन के पेट में मरोड़ सा उठा है। लपक कर लैट्रिन में दाखिल हो गया है। आज उसने हाथ धोने के लिए अस्थायी वॉश बेसिन टेंट वाले से ही किराए पर ले लिया है। दुकान वाले को उसकी बात ठीक से समझ नहीं आई, वो गलती से 2 वॉश बेसिन ले आया है। मोहसिन दोनों वॉश बेसिन में पानी भर रहा है। मोबाइल फिर बजा है। छोटी जान स्कूल पहुंच गई हैं। भावज ने डांट लगाई है, अरे अभी तक घर में घुसा हुआ है, तुझे तो वहाँ पहले से खड़ा रहना चाहिए था। जब वो गाड़ी से उतरती तो उसका इस्तकबाल करता। अब तो वो लोगों से घिर जाएगी, उससे मिलेगा कैसे? अरे अम्मा, तुम चिंता ना करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। मोहसिन क्वालिस के स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया। अरशद और नवाब भी साथ हो लिए। आजमगढ़ है ही कितना बड़ा, बस 5-7 मिनट में स्कूल के बाहर पहुंच गया। वहां से कुछ त्यौहार का सा माहौल लग रहा था। मोहसिन ने देखा कि लखनवी सलवार सूट पहने कटे बालों वाली एक महिला को स्कूल की प्रिंसिपल हार पहना रही थी। जीन्स के नीले रंग का कुर्ता पहने एक पुरुष उनके फ़ोटो खींच रहा था। ये ज़रूर उन पत्रकारों में से एक होगा, सोचने लगा मोहसिन। एक बुज़ुर्ग से सज्जन के साथ लाल कमीज़ पहने एक और पुरुष खड़ा था।
मोहसिन को अंदाज़ लगाने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई कि ये बुज़ुर्ग दिखाई देने वाले सज्जन उसके फूफा हैं और लाल कमीज़ वाला दूसरा पत्रकार। फिर ये पांचवा इंसान कौन हो सकता है जिसके लिए छोटी जान खाना बनाने की बात कह रही थी? कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा। मोहसिन ने हाथ हिलाकर छोटी जान को बताना चाहा कि वो आ चुका है, मगर छोटी जान अपने प्रशंसकों से घिरी हुई थी। मोहसिन ने देखा प्रिंसिपल छोटी जान को अपने कमरे में ले गई। साथ ही कैमरे वाला पत्रकार, बुजुर्ग सज्जन और लाल कमीज वाला भी अंदर चले गए। मोहसिन कमरे के भीतर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने बाहर से देखा कि प्रिंसिपल ने छोटी जान को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया है। छोटी जान थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुरा रही हैं और प्रिंसिपल से बात कर रही हैं। कैमरे वाला पत्रकार फ़ोटो खींच रहा है। बुजुर्ग सज्जन न तो मुस्कुरा रहे हैं और न ही बातचीत में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे और लाल कमीज़ वाला आपस में बात कर रहे हैं। छोटी जान के लखनवी सलवार सूट का सफ़ेद रंग उनके व्यक्तित्व को भव्यता प्रदान कर रहा है। छोटी जान स्कूल में जिधर भी जा रही हैं, उनके पीछे अध्यापकों और विद्यार्थियों की भीड़ सी चल पड़ती है। मोहसिन ने कभी सोचा भी न था कि छोटी जान इतनी बड़ी हस्ती हो सकती हैं। थोड़ी देर बाद ही संध्या ठाकुर भी आ गई हैं। उन्हें भी जब छोटी जान को दी जाने वाली इज्जत का एहसास हो गया तो वे भी बुजुर्ग सज्जन के साथ बातचीत में व्यस्त हो गईं। वे तीनों अब आपस में बात कर रहे थे। अचानक वो कैमरे वाला पत्रकार आकर इन तीनों के चित्र खींचने लगा। छोटी जान के निकट एक बंदर आकर उनके साथ खेलने की मुद्रा में आ गया। छोटी जान भी उसके साथ बात करने लगी। फोटो वाले का कैमरा खटाखट वाली मुद्रा में आ गया। मोहसिन ने देखा कि छोटी जान ने कैमरे वाले पत्रकार को नज़दीक बुलाया और उससे कुछ कहा। उसने अपना पर्स निकाला और हजार के कुछ नोट गिनकर एक लिफाफे में डाले और लिफाफा छोटी जान को दे दिया। छोटी जान ने प्रिंसिपल के कान में कुछ कहा और वो लिफाफा उनके हवाले कर दिया। मोहसिन को लगा जैसे उसके हिस्से के कुछ पैसे बट गए हों, किसी ने उसके हक पर डाका डाल दिया हो। उसने अपने पुत्रों की तरफ देखा। वे दोनों इन सभी बातों से अनभिज्ञ आपस में बातें कर रहे थे। छोटी जान अपने साथियों के साथ अपनी सफ़ेद इनोवा वैन की तरफ बढ़ी। स्कूल की लड़कियों ने जो एक बार ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला शुरू किया तो थमने में नहीं आ रहा था। छोटी जान हंसते हंसते सभी को खुशियाँ बांट रही थी। संध्या ठाकुर ने उनको अपनी कार में बिठा लिया और बाकी लोग सभी इनोवा में समा गए। काफिला चल दिया। मोहसिन ने अपनी क्वालिस वैन उनके पीछे लगा ली। छोटी जान की गाड़ी संध्या ठाकुर के घर के सामने जाकर रुक गई। मोहसिन ने देखा कि छोटी जान दीवार की तरफ इशारा करके संध्या ठाकुर से कुछ बातें करने लगी। संध्या ठाकुर के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभरे। वे जैसे छोटी जान को कुछ आश्वासन देती सी दिखाई दी। इतने में मोहसिन की जेब में मोबाइल बज उठा। छोटी जान ही बात कर रही थी। जी छोटी जान, मैं मेन रोड पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। स्कूल से आपके साथ ही आया हूँ। अरे, तुम स्कूल तक आए थे क्या? फिर मिले क्यों नहीं? छोटी जान संध्या ठाकुर की कार से उतरी और मोहसिन जाकर उनसे तपाक से मिला। छोटी जान, कैसी हैं आप? छोटी जान ने उसे गले से लगा लिया। देखो मोहसिन, मैंने संध्या जी से बात कर ली है। अब तुम मेरे पीछे इनसे मिलकर इनकी मदद मांग लेना। अब यही तुम्हारी मुश्किल हल करेंगी। जी छोटी जान, मोहसिन ने संध्या ठाकुर को सलाम करते हुए कहा। उसे संध्या ठाकुर का चेहरा दीवार में से निकले रास्ते जैसा दिखने लगा। छोटी जान संध्या ठाकुर की कार से निकलकर मोहसिन की क्वालिस में बैठ गईं। दोनों बेटे पीछे की सीट पर बैठे अपने मेहमान को टुकुर टुकुर ताके जा रहे हैं। भावज कैसी है मोहसिन? और सकीना? उससे तो आज पहली बार मिलने जा रही हूँ। और इन दोनों के क्या नाम हैं? ये नीली कमीज़ वाला बड़ा है अरशद, दूसरे का नाम नवाब है, बेटी का नाम नीलोफ़र है। नीलोफ़र +2 के फाइनल यानी 12वीं में है और नवाब मियाँ 10वीं में है। सकीना और अम्मा आपका इंतज़ार कर रही हैं। देखो मोहसिन, अभी लोहा गर्म है। तुम जल्दी से संध्या ठाकुर से बात कर लेना। अगर देर हो गई तो मामला ठंडा हो जाएगा। वो कम से कम दिखा तो रही है कि उसका इस सारे झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो कह रही थी कि 5 लोग खाना खाएंगे, ये लोग तो 4 ही हैं। अरे मोहसिन, हमारा ड्राइवर भी तो खाना खाएगा। उसके समेत तो 5 ही हुए ना। ओह, मैंने सोचा ही नहीं। आपका प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? अरे मैं तो जनवरी में दुबई गई थी हिंदी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। वहाँ ये जो लाल नीली कमीज वाले पत्रकार हैं ना, हमारे साथ ही थे।
नीली कमीज़ वाले मेहराजी हैं, लंदन से हैं, और लाल वाले हिंदी की एक मैगज़ीन से हैं। इन दोनों ने हमारे ट्रिप को संभाल रखा है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इस सब का ख्याल यही दोनों रखते हैं। वैसे तुम्हारे फूफा का ख्याल भी यही रखते हैं। यहाँ से मैं गया जाऊँगी और फिर वापस कानपुर और दिल्ली, वहाँ से दुबई और फिर लंदन। ये पूरा ट्रिप लिटरेरी है। बस यहाँ आजमगढ़ आई हूँ आप लोगों से मिलने और अपना बचपन दोबारा जीने। मोहसिन की क्वालिस मुख्य सड़क से हटकर कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ ही रही थी कि छोटी जान ने मोहसिन से पूछा, अरे ये तो बड़ा पुल है ना? जी छोटी जान। अरे ये तो कितना छोटा लगने लगा है। हमारे बचपन में तो ये बहुत बड़ा लगा करता था। इसके जो ये गोल दायरे बने हैं, इसमें घुसकर हम बैठ जाया करते थे। मोहसिन बस मुस्कुरा भर देता है। अब क्वालिस कच्चे रास्तों में झटके देती आगे बढ़ रही है और उसके पीछे पीछे इनोवा भी आ रही है। छोटी जान खेतों को देख रही हैं और बीते वक्त को याद कर रही हैं। आज स्कूल में मिले स्नेह ने उन्हें भावनाओं से ओत-प्रोत कर दिया है। वे सोच रही हैं, क्या इतनी भावनाओं को वे संभाल पाएंगी? उन्हें वो पीपल का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कैरी का। मोहसिन, वहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था और उधर दूसरी तरफ कैरी का, उनका क्या हुआ? छोटी जान, आप तो 50 साल पुरानी बातें कर रही हैं। अब तो कई पेड़ कट चुके हैं। अपने प्रिय पेड़ों के कट जाने का दुख छोटी जान को भीतर तक भिगो गया है। क्वालिस रुकने लगी है। छोटी जान ने कुछ पलों के लिए आंखें भींचकर बंद कर ली हैं। गाड़ी पूरी तरह से रुक जाती है। मोहसिन उतरकर छोटी जान की तरफ का दरवाज़ा खोलता है। छोटी जान उतरती हैं। उनके पीछे की इनोवा से फूफा जान और दोनों पत्रकार उतरते हैं। सबसे पहले सकीना आकर छोटी जान के गले मिलती है, फिर पीछे होकर छोटी जान के चेहरे को अपनी आंखों में उतारती है। भावज अंदर बैठी हैं। छोटी जान खुद आगे बढ़कर भावज के गले मिलती है। भावज अपना रोना रोक नहीं पाती हैं। उनकी कम देखती आंखें भी आंसुओं की धार की तेज़ी को महसूस कर लेती हैं। छोटी जान भावज के हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ जाती हैं। नीले कुर्ते वाला पत्रकार भावज के पांव छूता है, फिर लाल कमीज़ वाला भी वही करता है। फूफा जान को गर्मी महसूस हो रही है। पंखे का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया जाता है। सकीना अपनी बेटी को लाती है, छोटी जान से मिलवाती है। न जाने क्यों नए कपड़ों के बावजूद छोटी जान की मौजूदगी में उसे अपने बच्चे साफ सुथरे नहीं लगते। छोटी जान का गोरा चिट्टा रंग और सफ़ेद सलवार कमीज़ की भव्यता के सामने हर चीज़ बौनी होती जा रही है। सकीना महसूस करती है कि बातचीत के लिए कोई नया विषय बन नहीं पा रहा है। वो जल्दी से खाना लगवा देती है। छोटी जान, फूफा और दोनों पत्रकार महसूस कर रहे हैं कि सारा फर्नीचर किराए का है। सब चुप हैं। एक मेजपोश पर मदीना टेंट हाउस कढ़ाई करके लिखा भी हुआ है। छोटी जान भरपूर कोशिश कर रही हैं कि वातावरण सहज बना रहे, लेकिन कोई भी सहज नहीं है। बस भावज की खुशी एकमात्र सहज भावना दिखाई दे रही है। छोटी जान ने अपनी प्लेट में करेला, आलू की सूखी सब्जी और दाल की कटोरी रख ली है। फूफा की प्लेट में केवल मीट है। लाल कमीज़ वाले पत्रकार की प्लेट ऊपर तक भर गई है। नीली कमीज़ वाले का कैमरा फ़ोटो खींचे जा रहा है। छोटी जान के बोलने से पहले ही फूफा जान कह उठते हैं, अरे मेहरा जी, अब आप भी प्लेट बना लें, फ़ोटो तो होती रहेंगी। जी भाई साहब, और वो भी अपनी प्लेट लगाने लगता है। सभी लोग अलग अलग व्यंजनों की तारीफ़ कर रहे हैं। भावज खुश हैं क्योंकि दाल और करेले की तारीफ़ सभी कर रहे हैं। भावज छोटी जान के साथ उनके बचपन की बातें कर रही हैं। फूफा जान मीट खा चुके हैं, अब चिकन के साथ रोटी खा रहे हैं। लाल कमीज़ वाला पत्रकार अब चावल और मीट का शोरबा और चॉप्स डाल रहा है। नीले कुर्ते वाला पत्रकार करेले का मज़ा ले रहा है। छोटी जान का खाना भी चिड़िया के चुग्गे जैसा ही होता है। उनके सामने रसमलाई का दोना और सिवैयाँ रख दी गई हैं। छोटी जान के भीतर की बच्ची अचानक मचलने लगी है। वे थोड़ी सी सिवैयों के ऊपर एक रसमलाई डालकर थोड़ा रस भी डाल लेती हैं। फिर तो फूफा जान को छोड़कर सभी ऐसा ही करते हैं। हाथ धोने के लिए सब लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं। वही टेंट हाउस वाले वॉश बेसिन पर हाथ धोए जाते हैं। छोटी जान पूछ लेती हैं, अरे मोहसिन, ये पानी की टंकी कैसी? क्या कोई पार्टी वगैरह रखी थी? मोहसिन बात को टाल जाता है। छोटी जान ने मोहसिन को कहा कि वे घर देखना चाहेंगी। घर के नाम पर जो कुछ बचा था वो छोटी जान को जख्मी किए दे रहा था। उनके घर के गोल खंभों वाला बरामदा देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। छोटी जान, फूफा और दोनों पत्रकार उस बरामदे तक पहुँचे। किसी भुतहा फिल्म का दृश्य लग रहा था। कई खंभे
टूट फूट गए थे, रंग पीला पड़ गया था, मकड़ी के घने जाले लटक रहे थे। ये कैसे हो गया? छोटी जान अपनी निराशा को अभिव्यक्त किए बिना नहीं रह पाई। मोहसिन चुप ही रह सकता था। छोटी जान ने जब कुआं देखा तो उसे पाट दिया गया था। छोटी जान, ये बच्चे छोटे थे ना, तो हमें लगा कि कहीं गिर गिरा ना जाए, इसलिए कुएं को पटवा दिया। छोटी जान को अपना बचपन याद आए जा रहा था, जो इस कुएं के इर्द गिर्द ही बीता था। हमारे दादा जान की कब्र कहाँ है, या वो भी? छोटी जान दुआ मना रही थी कि कहीं वो कब्र भी हटा ना दी गई हो। वो है, मगर झाड़ झंकार खासे बड़े हो गए हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल कुछ हिंदुओं ने उस पर दिया वगैरह जलाना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें बताना पड़ा कि हमारे दादा की कब्र है, किसी पीर या औलिया की नहीं। हमें तो ये भी डर था कि कहीं इस कब्र के ऊपर कोई मंदिर खड़ा करने की संध्या सिंह की कोई चाल ना हो। इस तरह वो हमारी बच्ची खुची जमीन भी मार सकती थी। छोटी जान मोहसिन की कोई भी बात सुन नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और हिचकियां बंध गईं। फूफा ने आगे बढ़कर छोटी जान को आगोश में ले लिया और छोटी जान उनके कंधे पर सिर रखकर फपक पड़ी। मोहसिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो। सकीना हड़बड़ा कर घर के अंदर चली गई। लाल कमीज वाला पत्रकार खंभों को देखता रहा और नीले कुर्ते वाला पत्रकार फूफा के कंधों पर रोती छोटी जान के आंसुओं को अपने कैमरे में कैद करता रहा। छोटी जान के आंसू थमे। टेंट से लाए गए वाश बेसिन पर उन्होंने हाथ मुंह धोया और छोटे तौलिए से मुंह को पोंछ लिया। फिर अचानक उनके भीतर की छोटी सी लड़की जिंदा हो उठी। वे पैदल चलती हुई दूर बहती नदी की ओर चल दी, जहाँ कभी मछलियाँ पकड़ा करती थीं। फूफा के लिए वहाँ तक चल पाना संभव नहीं था। लाल कमीज वाला पत्रकार वहीं फूफा से बात करता रहा। मोहसिन छोटी जान के पीछे पीछे चल पड़ा और नीले कुर्ते वाला पत्रकार ऐसा कोण ढूंढने लगा जहाँ से नदी छोटी जान के सिर से निकलती दिखाई दे सके। छोटी जान को पता ही नहीं चला कि कब नदी अपना स्थान छोड़कर उनकी आंखों में बहने लगी। वापस आकर छोटी जान ने फूफा के कान में कुछ कहा। फूफा अपना ब्रीफकेस से कोने में ले जाकर कुछ खोजने लगे। उन्होंने छिपाते हुए कुछ गिना और एक लिफाफे में डालकर छोटी जान को दे दिया। छोटी जान ने फूफा के कान में फिर कुछ कहा। फूफा ने इनकार में गर्दन हिला दी। छोटी जान को स्वयं ही वो लिफाफा सकीना और मोहसिन को देना पड़ा। सब चलने को तैयार थे। अब की बार छोटी जान अपनी इनोवा में ही बैठी। मोहसिन अपने 2 पुत्रों के साथ कॉलेज में आगे आगे नेहरू हॉल की तरफ रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल खलबली मचाए था कि लिफाफे में कितना होगा, किंतु उसके लिए नेहरू हॉल तक जाना और वहाँ रुकना मजबूरी थी। छोटी जान और फूफा को तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाई गई। उनके गले में लहरिया प्रिंट की चुनरी डाली गई। फिर दोनों पारंपरिक दिया जलाने लगे। मोहसिन चुपके से उठा और मोबाइल से अपने घर फ़ोन मिलाने लगा। मोबाइल फ़ोन में रिसेप्शन नहीं मिल रहा था। मोहसिन ने 2-1 बार फ़ोन को झटका, फिर देखा, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। 1-2 बटन दबाए, किंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। मोहसिन का दिल कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। मन ही मन हिसाब किए जा रहा था। फर्नीचर, कॉलेज, ट्रैक्टर और खाना वगैरह मिलाकर कुल 9-10 हज़ार रुपये तो खर्च हो ही गए होंगे। अगर छोटी जान इससे कुछ कम दे गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एक बार फिर फ़ोन की तरफ देखता है। हॉल में स्थान बदलता है, किंतु रिसेप्शन है कि मिल ही नहीं रहा। सोचता है कि हॉल के बाहर जाकर कोशिश करे। अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मोहसिन ने सहसा पलट कर देखा। फ़ोन बंद कर दिया और तालियां बजाने लगा। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दीवार में रास्ता। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। आपसे गुजारिश है, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।